बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 8 वेव्स का शॉर्ट क्वेश्चंस का ब्रीफ रिव्यू लेंगे, जिसमें बिलखुसूस हम चैप्टर की एक्सरसाइज के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे। मैं उज़ैर मौज़म आप सबकी खिदमत में हाजिर। The first question is, what features do longitudinal waves have in common with transverse waves? तो इसमें डिफरेंट कॉमन पॉइंट्स हैं, जिनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर वेव्स होती हैं, ये दोनों प्रोग्रेसिव वेव्स का मतलब ये है कि ये ऐसी वेव्स हैं जो कि अपने सोर्स से अवे ट्रैवल करती हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज़ बोथ ऑफ दीज वेव्स आर progressive waves. The second thing is both the waves are mechanical in nature and इनको medium required होता है propagate करने के लिए, travel करने के लिए, एक से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए। Third point is ये waves they only transfer energy, they do not transfer the material particles. And the fourth point is these are called matter waves. इनको matter waves इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम के वाइब्रेट करने की वजह से प्रोपगेट करती हैं, ना कि कोई फील्ड के, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फील्ड के प्रोपगेट करने की वजह से ट्रैवल करती हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर 5 अदद वेव फॉर्म्स नज़र आ रही हैं, जिनमें ए, बी, सी और डी ये सारे वेव फॉर्म्स CRO से जनरेटेड हैं। और आपने इसमें 2 चीज़ें पॉइंट आउट करके बतानी, जिसमें पहला पॉइंट ये है कि इन वेव फॉर्म में से सबसे लाउड साउंड कौन सा होगा। तो हमें पता है लाउडेस्ट का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो होता है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पे। सो चूँकि अगर आप देखें एम्पलीट्यूड होता क्या, एम्पलीट्यूड होता है मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन। तो अगर हम डी में देखें तो मीन से एक्सट्रीम तक का जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है, लिहाजा डी वाला जो ग्राफ है ये लाउडेस्ट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड पार्ट जो है वो उसमें हमने पॉइंट आउट करके बताना है कि इनमें से कौन सा जो ग्राफ है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकंड में कितने साइकिल्स ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट हो रहे हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर सिर्फ एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर 1, 2, 3 और यहाँ पर 1, 2 और यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 1 से कुछ कम। तो क्योंकि नंबर ऑफ़ साइकिल्स बी वाले ग्राफ के अंदर सबसे ज़्यादा कंप्लीटेड है, लिहाजा बी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने ये बताना है कि क्या ये मुमकिन है कि 2 आइडेंटिकल वेव्स जो कि सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रही हैं वो किसी स्ट्रिंग में, किसी धागे में, रस्सी में स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस कर सकें। तो हमें ये बात मालूम है कि स्टेशनरी वेव्स उस वक्त प्रोड्यूस होती हैं जब 2 सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही, 2 वेव्स, वन इज़ इंसिडेंट द अदर वन इज़ रिफ्लेक्टेड वन, और ये दोनों बिल्कुल मुखालिफ सिमत में सेम लाइन के अलोंग एक दूसरे के साथ अगर इंटरेक्ट करें, सुपरपोज हों, तब जाकर स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। क्योंकि यहाँ पर दोनों वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, लिहाजा ये मुमकिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, a wave is produced along a string but some of its particles permanently show zero displacement. What type of wave is it? तो हमें पता है कि स्टेशनरी वेव्स एक ऐसी वेव्स हैं जिनके अंदर 2 स्पेसिफिक पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम नोड्स कहते हैं। नोड्स वो ख़ास पॉइंट्स हैं स्टेशनरी वेव्स के जो कि परमानेंटली ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं। तो चूँकि नोड्स या एंटी नोड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एग्जिस्ट करता है हमारी स्टेशनरी वेव्स में, लिहाजा ये वेव्स स्टेशनरी वेव्स हैं।
मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिसमें क्रस्ट, ट्रफ, नोड और एंटी नोड, इनको ब्रीफली डिफाइन करना। तो क्रस्ट क्या होता है? क्रस्ट होता है जी हमारी ट्रांसवर्स वेव्स का जो वो वाला पॉइंट जो कि मीन पोजीशन से ऊपर हो। मीन पोजीशन एक सेंट्रल पोजीशन होती है जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। उसके अबव पार्ट को क्रस्ट और उससे बिलो पार्ट को ट्रफ कहते हैं। अब बात आ गई, और ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों टर्मिनोलॉजीज एक ट्रांसवर्स वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जबकि नोड और एंटी नोड की बात करें तो नोड और एंटी नोड ये स्टेशनरी वेव के पॉइंट्स हैं, और नोड वो वाले पॉइंट्स होते हैं विच शो परमानेंटली ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट, एंड एंटी नोड वो वाला पॉइंट है जहाँ पर के आपकी स्टेशनरी वेव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो करती है। इसका
कि जो बीट्स, द नंबर ऑफ बीट्स पर साइकिल इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी. So if we subtract the higher frequency f1 that is already given from the lower frequency f2, then by subtracting both of these frequencies we will obtain the number of beats obtained per second. So the right answer will be third one, क्योंकि ये exactly difference of frequency के बराबर है, वो ज़्यादा होता है. सॉलिड्स का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होने की वजह से इनमें स्पीड ऑफ साउंड भी ज़्यादा है. तो इब्तदाई तौर पर चूँकि सॉलिड्स में से साउंड धमाके के नतीजे में ज़मीन के सरफेस के थ्रू वाइब्रेशन और ग्राउंड ट्रेमर जो है वो आगे ट्रैवल करता है. तो इसलिए इब्तदाई तौर पर पहले हमें उसकी थरथराहट महसूस होती है, लाइक सिस्मिक वेव्स जो कि ज़लज़ले के नतीजे के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, और उसके बाद कुछ वक्त पे हमें जो आवाज़ है वो हवा के थ्रू हम तक पहुँचती है. So the difference of speed is basically due to the difference of the modulus of elasticity between solid and gases. Next question is explain why sound travels faster in warm air than in cold air. तो इस डायग्राम में भी आप देखें तो वार्म एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ज़्यादा होती है. उसकी वजह यह है कि जो जब एयर वार्मर होती है तो उसकी डेंसिटी कंपैरेटिवली कम हो, क्योंकि वार्म एयर के अंदर पार्टिकल्स के दरमियान में जो फासला होगा वो ज़्यादा होगा. और इसके साथ ही साथ जो वार्म एयर के अंदर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होती है, जिस नतीजे में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी ज़्यादा होगी. सो वार्म एयर के अंदर जो पार्टिकल्स की एनर्जी ट्रांसमिट करने का फिनोमेना है वो तेज़ी से होगा, इसलिए गर्म हवा के अंदर स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है. जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड अ साउंड सोर्स मूव विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर सो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड डज नॉट चेंज. इस सवाल में आपको ये पूछा गया कि कोई ऑब्जर्वर किस तरह से हरकत करे कि वो रिलेटिव मोशन में तो हो अपने सोर्स ऑफ साउंड के लिहाज से, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी आता है डॉपलर्स इफ़ेक्ट की वजह से, वो ना हो. सो इसका सादा सा जवाब ये है कि अगर एक स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड हो, जैसे कोई लाउड स्पीकर है वो बिल्कुल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ है, और कोई ऑब्जर्वर सर्कुलर पाथ के अलोंग ट्रैवल करे, तो सर्कुलर पाथ में जब वो मूव करेगा तो आप ये बात जानते हैं कि सर्कल की बाउंड्री का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो थ्रू आउट द सर्कुलर पाथ सेम रहता है. तो अगर ये डिस्टेंस सेम रहेगा तो इट मीन्स देयर विल बी नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी बिकॉज द वेवलेंथ विल आल्सो रिमेन सेम. थैंक यू. आप सबका बहुत शुक्रिया. अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें और बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहें. हम अपनी कोशिश बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन आपकी कोशिश के बगैर हमारी कोशिश किसी काम की नहीं. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. फ़ी अमान.